नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लव मैरिज वाली बहू भाग 2 अंतिम भाग। अब वो बिमला जी के बार बार बुलाने पर कभी कभी ही जाया करते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि बिमला जी की जिद के आगे वो कमजोर पड़ें और प्राची की जिंदगी में फिर से दुखों का कारण बने। साहिल प्राची को अच्छी तरह जानता था। उन्हें पता था कि अगर वो कहेंगे तो वो भले ही बिमला जी के पास न जाएं, पर उन्हें अपने पास जरूर बुला लेंगी और फिर वही सब होने की बहुत अधिक संभावना है जो पिछले 7-8 सालों से प्राची के साथ होता आया था। उन्हें पता था परिस्थिति चाहे जो भी हो, बिमला जी कोई मौका नहीं छोड़ेंगी प्राची को नीचा दिखाने का, उसका अपमान करने का। साहिल का बिमला जी से मिलना बिल्कुल ही बंद होने लगा था। वो और प्राची बहुत खास मौकों पर आमंत्रण मिलने पर ही वहां जाया करते और थोड़ी देर रुककर वापस आ जाया करते। इतने में भी बिमला जी प्राची को कुछ ऐसा जरूर बोल देती जिससे उसका मन दुखी हो जाता। इस कारण प्राची ने अब जाना बिल्कुल बंद कर दिया। साहिल ही बहुत बुलाने पर बच्चों के साथ कभी कभी बिमला जी और भाई से मिलाया करते। इन सब बातों का असर सबसे ज्यादा दीपा पर पड़ा। उसे लगने लगा प्राची और साहिल तो अपने परिवार के साथ बिमला जी की किचकिच से दूर अलग मजे में रह रहे हैं और उसे बिमला जी को जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। अब बिमला जी के पास प्राची तो थी नहीं दीपा के साथ मिलकर नीचा दिखाने के लिए या अपमान करने के लिए, इसलिए उसका पूरा ध्यान अब दीपा पर रहता। दीपा को घर का सारा काम करना पड़ता, साथ ही बिमला जी के मायके से कोई न कोई कभी भी रुकने आ जाया करता, जिससे दीपा का काम बढ़ जाता। दीपा की जो गलतियां वो प्राची के होने पर नजरअंदाज कर देती थी, वो उन्हें अब बहुत बड़ी लगती। वो दीपा को टोकती, डांटती, चिल्लाती, उसके माँ बाप को कोसती, लेकिन दीपा नहीं थी जो बात बात पर बिमला जी को जवाब देती। अगर बिमला जी एक शब्द भी गलत निकालती तो वो उसका खानदान बखान देती, उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाती, उनका अपमान करती। रोज की लड़ाई झगड़ों से दीपा भी बहुत चिड़चिड़ी हो गई। दीपा की शादी को 4 वर्ष हो चुके थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद, मंदिर मस्जिदों और डॉक्टरों के कई चक्कर लगाने के बाद भी उसे मां बनने की खुशी नसीब नहीं हो पाई थी, जिसके कारण बिमला जी अक्सर उसे बेइज्जत किया करती। घर से रात दिन की किटकिट और दीपा की बच्चों की जिद से तंग आकर उनका बेटा शराब पीने लगा। थोड़े बहुत नशे की आदत तो बिमला जी के लाड़ प्यार की वजह से उसे पहले से ही थी, लेकिन अब उसे लत लग गई थी। वो रात दिन नशे में डूबा रहता, दीपा से मारपीट करता और नशे में बिमला जी का भी अपमान करता, उन्हें अपशब्द कहता। अगर बिमला जी कुछ कहती भी तो उन्हें दीपा को लेकर अलग होने की धमकी देता। शराब का असर उसकी नौकरी पर भी पड़ने लगा। वो कभी कभी नौकरी पर जाया करता और महीने के आखिरी में उसे नाम मात्र दरख्वास्त नसीब होती जो वो शराब और जुए में उड़ा देता। बिमला जी के पेंशन के पैसों से जैसे तैसे उनके घर का खर्च चलता। वो 2-2 दिन घर नहीं आता, शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता। घर में बिमला जी और दीपा के अलावा तो कोई था नहीं, तो बिमला जी उसे ढूंढ ढूंढ कर घर लाया करती। उसे कुछ बोलने की हिम्मत तो उनमें अब थी नहीं। वो अकेले में उसे भला बुरा बोल के अपना मन हल्का कर लिया करती। दीपा भी अब घर के कामों में अपना जी चुराती, तबीयत खराब होने का बहाना करके सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। खुद बिमला जी से छुपाकर अपने पति से बाहर से दोनों के लिए खाना मंगवा लेती या चिप्स बिस्किट खाकर कमरे से बाहर ही नहीं आती। बिमला जी भी पूरा पूरा दिन भूखी रहती। बिमला जी ने कुछ दिन तो उसे टोका, गुस्सा भी दिखाया, लेकिन जब उसे कोई फर्क ना पड़ा तो खुद ही अपने लिए खाना बनाने लगी। साथ ही उन्हें दीपा और उसके पति के लिए भी खाना बनाना पड़ता। जैसे ही खाना बनता, दीपा उसे दवाई खाना है बोलकर अपना और अपने पति का खाना अपने कमरे में ले जाती। बिमला जी पर धीरे धीरे घर के सारे कामों की जिम्मेदारी आ गई। दीपा को अब तबीयत खराब होने का बहाना भी नहीं बनाना पड़ता। वो घर का कोई काम नहीं करती। उन्हें अब किसी का डर नहीं था। अगर बिमला जी कुछ भी बोलती तो उनका बेटा और बहू दोनों मिलकर बहुत तमाशा करते। आसपास के लोग रोज उनके घर का तमाशा देखते। बिमला जी ने अब उन दोनों को कुछ भी बोलना छोड़ दिया। इस समय उन्हें साहिल की कमी बहुत महसूस होती। वो साहिल जिसने बिमला जी के इतना कुछ गलत करने के बाद भी उन्हें कभी अपमानित नहीं किया, जिस बेटे बहू के घमंड में उन्होंने प्राची और साहिल की जिंदगी में इतना जहर घोला। साहिल की शादी के बाद उसे घर का बड़ा बेटा होने का कोई हक नहीं दिया। मुसीबत में उसी साहिल को याद करके उनकी आंख भर आती थी, पर वो जानती थी उनने साहिल और उसके बीच जो खाई खोदी है वो अब शायद ही भर पाए। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने में देर हो सकती है, मगर आपके बुरे कर्मों का फल आपको बहुत जल्दी और जरूर मिलता है।
इसलिए सोच समझ के सावधानी पूर्वक अपने कर्मों का चयन करना चाहिए। दीपा अब घर की मालकिन बन के रहती और बिमला जी की हैसियत अपने ही घर में एक नौकरानी जैसी हो गई। वो सारे दिन घर का काम करती। उनका छोटा बेटा कभी ड्यूटी पर तो कभी दोस्तों के साथ जुआ खेलने और शराब पीने में व्यस्त रहता और दीपा दिन भर आराम से टीवी देखने में या घूमने फिरने में अपना समय व्यतीत करती। उसके शौक के लिए पैसे भी बिमला जी अपनी पेंशन में से देती। बिमला जी अक्सर दीपा और अपने छोटे बेटे से सांस लेने में तकलीफ की शिकायत करती, पर वो दोनों ही उसकी बात अनसुना करके निकल जाते। धीरे धीरे उनकी पूरी सेविंग्स दीपा और उसके पति ने मिलकर उड़ा दी। घर का खर्च भी अब बड़ी मुश्किलों से चल पाता। जिस पेंशन के पैसों का बिमला जी को घमंड था कि साहिल की थोड़ी सी कमाई और वो अपनी पेंशन से घर खर्च चलाकर प्राची को हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखेंगी, उसी पेंशन छोटा सा भाग भी अब उसके पास नहीं बचता। एक दिन वो बाजार से कुछ सामान लेकर घर आ रही थी तो तेज धूप की वजह से उन्हें चक्कर आ गया और वो गिरते गिरते बची। उनका सारा सामान बिखर गया। उनका फोन हाथ से छूटकर गिर गया और वहीं टूट गया। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपना सामान और टूटा फोन, जो अब किसी काम का नहीं था, लेकर घर आ गईं। जब दीपा को उन्होंने बताया कि आज रास्ते में क्या हुआ तो वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली कि आपके ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेंगे, जाकर खाना बनाइए, मुझे भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर बिमला जी की आंख भर गई और वो चुपचाप उठकर किचन में खाना बनाने चली गई। एक दिन बिमला जी सुबह से ही किचन में लगी हुई थी क्योंकि दीपा के मायके से उसके छोटे भाई की शादी थी और उसके बड़े भैया उसे लेने आए थे। दीपा ने अपना और पति का सामान पैक किया और अपने भाई के साथ अपने पति को लेकर मायके निकल गई। दीपा ने बिमला जी को पूछना या बताना भी जरूरी नहीं समझा। बेटा तो वैसे भी नशे में था तो भी गिरता पड़ता चुपचाप जाकर ऑटो में बैठ गया। दीपा के भाई ने लिहाज में जाते जाते बस इतना कहे कि आइएगा आप भी, और नमस्ते करके चलता बना। उनके जाने के बाद बिमला जी आकर घर में चारों तरफ हुआ फैलाना समेटने लगी और सब काम से निवृत्त होकर जैसे ही अपने कमरे में आराम करने आई, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। अब उनका स्वास्थ्य भी उनका साथ छोड़ने लगा था। वो अक्सर बीमार रहा करती। उनसे पूछने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदारों ने भी उसके अकड़ स्वभाव की वजह से उनसे मतलब रखना बंद कर दिया था। जब भी कोई नाते रिश्तेदार या परिवार के लोग उन्हें समझाते कि आप साहिल और प्राची के साथ गलत कर रहे हो, बच्चों की गलती को माफ करके उन्हें एक मौका और दो और सब कुछ अपने छोटे बेटे के नाम मत करो, या तो दोनों के लिए बराबर करो या सब अपने जीते जी अपने ही नाम पर रहने दो, तो वो किसी की एक न सुनती। वो नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें सही गलत कुछ समझ नहीं आता। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्राची और साहिल को उनकी लव मैरिज करने की सजा देना था। कहाँ सबको अपनी एक आवाज से डरा देने वाली बिमला जी की दशा आज ऐसी हो गई कि वो अपने ही घर में बिल्कुल अकेली और लाचार रह गई थी। जहां प्राची और साहिल उनसे बिना पूछे एक कदम बाहर नहीं निकालते थे, आज दीपा बिना उन्हें कुछ भी बताए उनकी आंखों के सामने अपने पति के साथ निकल गई। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो कब तक आएंगी। उनका एटीएम कार्ड भी उनके छोटे बेटे के पास था, जो उन्होंने उसे घर खर्च के लिए कुछ पैसे निकाल के देने के लिए दिया था। धीरे धीरे दीपा को गए 15 से 20 दिन निकल गए। उसके भाई की शादी भी हो चुकी थी। बिमला जी का फोन भी खराब हो चुका था, इसलिए उनकी अपने छोटे बेटे या दीपा से कोई बात नहीं हो पा रही थी। बिमला जी अब घर में अकेली भी, उन पर सभी कामों की जिम्मेदारी आ गई थी। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। एक दिन वो सुबह से उठकर घर के कामों में लगी थी, तभी उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। उन्हें चक्कर जैसे ही आ रहे थे तो उन्होंने पड़ोस के शर्मा जी के बच्चे को बुलाकर पास के मेडिकल से दवाई लेने भेज दिए। तब वो अपने लिए खाना बना रही थी, तभी अचानक उनके सीने में असहनीय दर्द हुआ। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो वहीं चक्कर खाकर गिर गई और वहीं बेहोश पड़ी रहीं। इसी बीच वो बच्चा दवाई लेकर आया। उसने उनकी ऐसी हालत देखी तो तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, पानी के छींटे मारे। जब बिमला जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो अपने माता पिता को बुलाकर ले आया। उनके माता पिताजी के पास उनके छोटे बेटे का नंबर था। उनने उन्हें फोन किया तो फोन दीपा ने उठाया। उन्होंने जैसे ही बिमला जी की तबीयत के बारे में बताया तो उसने आवाज़ ठीक से नहीं आ रही कहकर फ़ोन रख दिया। वो समझ गए कि दीपा झूठ बोल रही थी, क्योंकि फ़ोन काटने से पहले उन्होंने दीपा को अपने पति के पूछने पर
किसका फोन था? बोलते सुना कि बुढ़िया बीमारी का नाटक कर रही है। उन्होंने जल्दी से साहिल को फोन लगाया। साहिल उस समय शहर से बाहर अपने बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे। उन्होंने शर्मा जी को तुरंत माँ को वहां से सबसे बड़े हॉस्पिटल, जो कि उनके एक दोस्त का ही था, वहां लेकर जाने का आग्रह किया और जल्दी से जल्दी उन्हें अपने आने का आश्वासन दिया। साहिल जानते थे कि किसी भी हालत में उन्हें वहां पहुंचने में कम से कम 2 से 3 घंटे तो अवश्य ही लगेंगे। तो उन्होंने प्राची को फोन करके माँ की तबीयत के बारे में बताया और प्राची को तुरंत अस्पताल पहुंचने के लिए कहा। प्राची ने साहिल से शर्मा जी का नंबर लिया और बच्चों को राधा दीदी, जो उसके घर के कामों में उसकी हेल्प करती थी, के पास छोड़कर तुरंत अस्पताल के लिए निकल गई। अब वो अस्पताल पहुंची तो शर्मा जी वहीं गेट के पास ही मिल गए। प्राची ने उन्हें नमस्ते किया और उनके साथ मिलकर अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके बिमला जी को वहां भर्ती करवा दिया और शर्मा जी का बहुत आभार व्यक्त कर उन्हें घर वापस भेज दिया। अब अस्पताल में सिर्फ प्राची और बिमला जी ही थीं। डॉक्टर ने उनके बहुत सारे टेस्ट किए और बताया कि बिमला जी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर तुरंत उनका ऑपरेशन करके किडनी नहीं बदली गई तो उनका बचना मुश्किल है। इतना सुनकर प्राची बहुत घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने साहिल को तुरंत फोन करके जल्दी आने को कहा। बिमला जी की किडनी वाली बात प्राची ने छुपा ली। वो नहीं चाहती थी कि साहिल घबरा जाए। उसने उनके आने पर ही उन्हें सब बताने का फैसला किया। प्राची ने अपने देवर और देवरानी को भी फोन किया, पर उन दोनों में से किसी ने भी उसके फोन का जवाब नहीं दिया। तभी नर्स ने आकर प्राची को बताया कि बिमला जी की हालत बहुत गंभीर है। उन्हें 1-2 दिन में जल्दी से जल्दी किडनी डोनर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्राची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिमला जी के साथ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसने एक बार फिर दीपा को फोन किया। इस बार दीपा ने उसका फोन उठा लिया। जब प्राची ने दीपा को बिमला जी की हालत के बारे में बताया तो पहले तो वो घबरा गई कि कहीं उनकी बीमारी की बजाय लोग उसे न समझें कि उसने उनका ठीक से ध्यान नहीं रखा, ना ही इतने दिनों में एक भी बार उनसे बात करने की कोशिश की। उसने हम जल्दी में ही आते हैं कहकर फोन काट दिया। फोन रखकर प्राची बैठी ही थी कि उसे सामने से साहिल दिखाई दिए। उन्हें देखकर प्राची फूट फूट कर रो पड़ी। साहिल के बिना प्राची आज बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और बिमला जी की ऐसी हालत को देखकर भी उसे बहुत दुख हो रहा था। वो बिमला जी से गुस्सा जरूर थी, पर उसने कभी नहीं चाहा कि उनके साथ कुछ भी गलत हो। साहिल समझ गया कोई गंभीर बात है। उसने प्राची से पूछा तो उसने उन्हें सब बता दिया। बिमला जी की रिपोर्ट देखकर साहिल की आंखों से भी आंसू बह निकले। चूंकि दीपा का मायका पास ही था तो दीपा और उसका पति भी अस्पताल पहुंच गए। दीपा को डर था कि कहीं बिमला जी ने साहिल का हक छीनकर जो कुछ भी उनके पति के लिए किया है उसके बदले में कहीं वो उससे या उसके पति से किडनी न मांग लें। उसने बिमला जी को दूर से देखा और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जाकर दवाई खाकर थोड़ा आराम करके आती हूँ कहकर चलती बनी। उसका पति भी मैं दीपा को छोड़कर आता हूँ बोलकर उसके साथ ही हो लिया। अब अस्पताल में सिर्फ साहिल, प्राची और बिमला जी थे। तभी साहिल ने प्राची को कहा कि तुम माँ का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह तेजी से निकल गए और सीधा डॉक्टर के केबिन में पहुंचे। उसने कहा कि इंसान एक किडनी के साथ भी जीवित रह सकता है। अगर डोनर नहीं मिल रहा तो वो अपनी किडनी अपनी माँ को देने के लिए तैयार है। आप जल्दी से सारे टेस्ट कर लीजिए। साहिल को तेजी से निकलता देख प्राची घबरा गई क्योंकि उसे अचानक से क्या हो गया, तो वो भी उसके पीछे पीछे आ गई थी। उसने साहिल और डॉक्टर की सारी बात सुन ली। वो अंदर आकर साहिल के सामने खड़ी हो गई और पूरी दृढ़ता से बोली कि आप माँ को किडनी नहीं देंगे। साहिल घबरा गया। उसे लगा कि प्राची के साथ उसकी माँ ने जो भी किया इस कारण शायद वो उसे किडनी देने से मना कर रही है। लेकिन प्राची आगे बोली कि अगर किडनी देनी है तो वो बिमला जी को अपनी किडनी देगी, क्योंकि एक तो वो साहिल को बेहद प्यार करती थी, दूसरा साहिल को अपने व्यवसाय के कारण हमेशा भाग दौड़ करनी पड़ती है। कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता है। प्राची को, बच्चों को और अपने व्यवसाय सबको संभालना पड़ता है। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि साहिल के स्वास्थ्य पर जरा भी फर्क पड़े। भले इंसान एक किडनी के सहारे जीवित रह ले, लेकिन भगवान के बनाए शरीर में छेड़छाड़ करने में दुष्परिणाम तो होते ही हैं। साहिल ने पहले तो साफ मना कर दिया, पर प्राची के बहुत समझाने पर अपने प्यार का वास्ता देकर
और अपनी कसम दी तो साहिल भारी मन से मान गए। साहिल बिल्कुल नहीं चाहते थे प्राची को जरा सी भी तकलीफ हो, पर वो उसकी जिद के आगे मजबूर थे। वो जानते थे अगर उसने ठान लिया है तो वो अब किसी भी नहीं सुनेगी। साहिल और प्राची ने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की सभी औपचारिकताएं पूरी की। इत्तेफाक से प्राची की किडनी बिमला जी से मैच भी हो गई। सब कुछ ठीक था, बस 1-2 दिन में उसकी किडनी बिमला जी को लगनी थी। यहाँ दीपा और बिमला जी का लाडला बेटा अपना मुंह छुपाकर बैठे थे। दीपा अपनी बीमारी का बहाना करके दोबारा बिमला जी से मिलने ही नहीं गई और उसका पति भी जरूरी काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर चला गया। आखिर वो दिन भी आ गया जब ऑपरेशन होना था। साहिल बहुत घबराए हुए थे। आखिर आज उनकी जिंदगी के दो सबसे अहम लोगों की जिंदगी का सवाल था। एक तरफ उनकी माँ थी जो मौत की कगार पर खड़ी थी, दूसरी ओर उनकी पत्नी थी जो उनकी उनकी माँ की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही थी। उनकी आंखों से बार बार आंसुओं की धारा बह रही थी। वो सुबह से पता नहीं कितनी बार अपनी माँ का हाथ पकड़कर रो चुके थे और प्राची को सीने से लगाकर तो उनके आंसुओं का बांध ही टूट गया। साहिल की ऐसी हालत देखकर प्राची की आंखों से भी अविरल अश्रु की धारा बह रही थी। उसने बड़ी मुश्किलों से खुद को और साहिल को संभाला। बिमला जी और प्राची को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। बाहर साहिल का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वो भगवान से लगातार एक ही प्रार्थना कर रहा था कि सब अच्छे से हो जाए। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आए और साहिल को बताया कि ऑपरेशन सफल हुआ। बिमला जी और प्राची दोनों ठीक हैं। कुछ ही देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। साहिल ने डॉक्टर को धन्यवाद किया और उनका सर भगवान के आगे झुक गया। बिमला जी और प्राची को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उसने मिलने वालों का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन दीपा और उसके पति का कोई अता पता नहीं था। अपने पिता की मिली नौकरी के घमंड में उन्होंने सभी से मतलब रखना छोड़ दिया था। ऑपरेशन हुए 4-5 दिन गुजर गए, पर वो दोनों बिमला जी से मिलने भी नहीं आए। उन्हें लगता था उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं और अब वो दीपा बिमला जी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि कहीं प्राची और साहिल उन्हें अपने साथ ही ले जाएं। वो उसे हमसे छुटकारा मिले। बिमला जी की हालत में पहले से काफी ज्यादा सुधार था। प्राची भी अब धीरे धीरे थोड़ी स्वस्थ हो रही थी। बिमला जी और प्राची से जो भी मिलने आ रहा था वो उसने प्राची की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। साहिल तो फिर भी उनके बेटे हैं, लेकिन एक बहू होकर इतना अपमान सहने के बाद प्राची जो उनके लिए किया वो वाकई में सराहनीय था। सभी के जाने के बाद बिमला जी ने प्राची की ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। उनने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और इतना ही कह पाई, हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। मर जाने देती, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल जाती। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। प्राची उनके गले से लग गई और इतना ही बोल पाई, ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ हैं और बच्चे माँ पर एहसान नहीं करते। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अब आप जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाइए और घर चलिए। बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। साहिल भी वहीं खड़े अपनी पत्नी और माँ को देख रहे थे। उन्हें आज अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। बिमला जी ने उन्हें भी पास बुलाया और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी। साहिल अपनी माँ के गले लग गए। प्राची उनकी शादी के बाद बहुत सालों में पहली बार उनकी माँ ने उनके सर पर प्यार से हाथ रखा था। दीपा और उसका पति भी वहां आ गए। बिमला जी के हाल चाल जानने के बाद दीपा ने बिमला जी को कहा कि अब आप अपने बड़े बेटे बहू के पास रहिए। हमने तो बहुत किया आपका, बस अब आप उन्हें ही सेवा का मौका दीजिए। उनका भी कुछ फर्ज है। बिमला जी ने अपने बेटे बहू की ओर देखा। वो भी अपनी पत्नी को मौन स्वीकृति दे रहा था। वो उस समय कुछ नहीं बोली और वो दोनों सबसे विदा लेकर वापस चले गए। 1-2 दिन में उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। उन्होंने साहिल को कहा कि घर का आधा हिस्सा अभी भी उनके नाम पर है और उन्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए वो उन्हें वहीं छोड़ दें। लेकिन साहिल और प्राची नहीं माने। उनकी हालत अभी नाजुक थी और वो उन्हें ऐसी हालत में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। प्राची भी अभी ठीक नहीं हुई थी। उसके बहुत जिद करने पर बहुत भारी मन से उसके साथ जाने को तैयार हो गईं। उनकी हालत भी अभी ऐसी नहीं थी कि वो अपना ध्यान खुद रख सकें। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। उन्हीं की हरकतों ने प्राची और साहिल को अपना घर छोड़कर किराए के घर में रहने के लिए मजबूर किया था। साहिल प्राची और बिमला जी को लेकर घर आ गए। साहिल प्राची और अपनी माँ का और साथ में अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते। उनकी मदद के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को लगा लिया।
साहिल खुद अपनी माँ और पत्नी की दवाओं का और खाने का ध्यान रखते, उन्हें खाना खिलाकर, समय पर दवाई देकर और बच्चों को भी खिला पिलाकर स्कूल छोड़कर ही घर से निकलते। समय पर प्राची और बिमला जी को डॉक्टर के पास ले जाते। साहिल के प्यार और देखभाल से वो दोनों जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो गईं। बिमला जी और प्राची बहुत घुल मिल गए थे। वो दोनों साथ में बच्चों को लेकर घूमने जाया करते और खूब बातें करते। बिमला जी भी बच्चों को बहुत प्यार देती, उनके साथ खुद भी बच्ची बन जाती और बहुत खुश रहती। बच्चों के साथ उनका बहुत मन लगता। प्राची और साहिल भी उनका बहुत सम्मान करते, पर कभी कभी अपने व्यवहार को याद करके वो आत्मग्लानि से भर जाती। उन्हें हमेशा दुख होता कि उन्होंने साहिल और प्राची के साथ बहुत नाइंसाफी की है। फिर भी वो उन्हें इतना प्यार और सम्मान देते हैं, और फिर जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया, जिससे हाथ पर सब कुछ मिल गया, उसने उनसे मुंह फेर लिया और पलट के देखा भी नहीं। वो पश्चाताप की आग में झुलसती रहती। प्राची और साहिल उनके दिल का हाल समझते थे, पर वो उन्हें हमेशा एहसास दिलाने की ये घर उन्हीं का है और वो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जहाँ बिमला जी प्राची को बहू मानने से इनकार करती थीं, वही आज उनकी लव मैरिज वाली बहू उनकी बेटी बन चुकी थी। बिमला जी ने अपने नाम पर जो भी था वो सब साहिल को बिना बताए उनके नाम पर कर दिया। भले ही साहिल ने अपनी मेहनत के बल पर आज सब कुछ पा लिया हो, पर एक बेटा होने के नाते अपने माता पिता का जो भी संपत्ति है उस पे उसका भी बराबर का हक था, और वो उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहती थी। दीपा अभी भी बच्चे के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगा रही थी। आखिर उसे भी तो अपने कर्मों का हिसाब देना था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।